प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए अपना है खनन। यानी प्राथमिक व्यवसाय में देखें तो अपन ने भोजन संग्रहण पढ़ा, आखेट करना पढ़ा, उसके बाद कृषि है, पशुपालन है और लकड़ी काटना पड़ा। अब लास्ट देखिए अपना खनन, जो प्राथमिक व्यवसाय का अंतिम उदाहरण है। देखिए खनन का जो कार्य है। देखिए खनन यानी जिन स्थानों में खनिज पाए जाते हैं वहीं पर खनन व्यवसाय विकसित हो पाता है। भाई ऐसे स्थान जहाँ पर भूगर्भ में देखें खनिज पाए जाते हैं तो उन्हीं क्षेत्रों में देखें खनन कार्य किया जाता है। यानी खनन का अर्थ क्या होता है? खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना होता है। यानी पृथ्वी के अंदर देखें तो बहुत सारी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। विश्व में देखें तो इसके वितरण में अत्यधिक असमानताएं पाई जाती हैं। खनिज प्राकृतिक रासायनिक तत्व है या यौगिक होते हैं। यानी खनिज होते किसे कहते हैं? यानी तो प्राकृतिक यानी प्रकृति की तरह भूगर्भ में बनते हैं लाखों करोड़ों वर्ष में। और रासायनिक तत्व यानी कई रासायन इसमें जो तत्व होते हैं वो मिश्रण होता है। यौगिक यानी दो या दो से अधिक तत्वों क्या पाया जाता है? मिश्रण पाया जाता है। और ये अपने भौतिक तथा रासायनिक गुणों से जाने जाते हैं। या इनके भौतिक गुण देखें या यानी तापमान, दबाव, घनत्व किस प्रकार ये बने, जो रासायनिक इनके गुण हैं उनसे इनको पहचाना जाता है। और जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खान कहते हैं। यानी ऐसे स्थान जैसे अपन लोहे निकालते हैं, कहीं तांबा निकालते हैं, कहीं अब्रे निकालते हैं, कोयला, पेट्रोल, ये सब खनिज है। यानी जहाँ से निकाला जा रहा है वो क्या कहलाते हैं? खान कहलाते हैं। तो इसमें तो कोई याद करने वाली बात नहीं, थोड़ा ध्यान में रखना है कि खनन क्रिया क्या होती है। कि पृथ्वी के भूगर्भ में देखें जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं वहीं पर खनन व्यवसाय क्या हो पाया है? विकसित हो पाता है। और खनन का जो कार्य देखें वो खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना होता है। यानी पृथ्वी के भूगर्भ से देखें तो खनन की प्रक्रिया द्वारा इनको बाहर निकाला जाता है। खनिजों का विश्व में वितरण देखें अत्यधिक असमानता है। यानी कहीं खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं किसी क्षेत्र में, कहीं कम पाए जाते हैं। खनिज प्राकृतिक रासायनिक तत्व है या यौगिक है। यानी प्राकृतिक देखें या जो रासायनिक तत्व उनका एक यौगिक यानी मिश्रण होता है। और ये अपने भौतिक और रासायनिक गुणों से जाने जाते हैं। इनके भौतिक गुण देखें, रासायनिक तत्व देखें वो इनमें होते हैं। जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खान कहते हैं। यानी खनन की जो प्रक्रिया होती है उनसे निकालते हैं। यानी इतिहास में भी देखें पाषाण युग आया, जैसे ताम्र युग था, कांस्य युग था, आजकल अपन लोहा इस्पात युग मान रहे हैं। औजार बनाने के लिए प्राचीन काल में काम में लेते थे, फिर औद्योगिक क्रांति आई तो इनका महत्व क्या हो रहा है? लगातार बढ़ता जा रहा है। और किसी देश की सभ्यता और आर्थिक जीवन का मापदंड क्या होता है? खनिजों के उपयोग की मात्रा से होता है। यानी कितने खनिज निकाले जाते हैं, किस प्रकार से उस देश में उपयोग किया जा रहा है। तो ये किसी देश की क्या होते हैं? प्राकृतिक संपदा होते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से देखें तो बहुत बड़ी संपदा क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। क्योंकि जिस देश में जितने ज़्यादा खनिजों में समृद्ध होता है वो क्षेत्र क्या होता है? औद्योगिक विकास से देखें या आर्थिक महाशक्ति के रूप में क्या होता है? विकसित देश होता है। और आजकल देखें तो लोहे धातु सबसे उपयोगी, इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम ये भी क्या है? शक्ति के साधन के रूप में जाने जाते हैं। तो ये औद्योगिक विकास के क्या है? आधार है। तो इसमें तो कोई याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ खनन में ध्यान रखना है कि खनन क्या होता है। कि जिन स्थानों से खनिज पाए जाते हैं वहीं खनन व्यवसाय क्या हो पाता है? विकसित हो पाता है। और ये खनन का कार्य खनिजों को भूगर्भ से क्या होता है? बाहर निकालना होता है। पृथ्वी के भूगर्भ से देखें तो इनको खनन की प्रक्रिया द्वारा क्या निकाला जाता है? बाहर निकाला जाता है। फिर देखिए खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, ये कई बार 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला देखिए, पहला है प्राकृतिक दशाएं। यानी वहाँ की प्राकृतिक स्थितियां या दशाएं कैसी हैं। जैसे प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत खनिज भंडारों की स्थिति, यानी खनिज भंडार हैं किस स्थिति में है, कितनी गहराई पर है, कैसे उनका खनन करना है। खनिजों की कोटि, कोटि का मतलब किस क्रम में है, यानी कौन सा खनिज ऊपर है, फिर कितनी गहराई पर है, यानी कितनी उसकी जो श्रेणी है वो गुणवत्ता कह सकते हैं वो प्राप्त होती है उस क्षेत्र में। मात्रा कितनी है, किस प्रकार की है, संपन्नता यानी बहुत ज़्यादा है या कम है, या बाजार क्षेत्र की समीपता आदि क्या होती है? प्रमुख होती है। नहीं पास में बाजार है या नहीं। तो ये खनन कार्य क्या करते हैं? प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी प्राकृतिक दशाओं में, यानी प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत देखें तो खनिज भंडारों की स्थिति, यानी खनिज जो भंडार पाए जाते हैं उनकी स्थिति कैसी है। खनिजों की कोटि, कोटि और गुणवत्ता माने किस क्रम में है वो खनिज, उनकी मात्रा कितनी है, प्रकार कितना है,
संपन्नता यानी वो खनिज उस क्षेत्र में कितने हैं, समृद्धशाली हैं या नहीं है। बाजार क्षेत्र की समीपता यानी पास में बाजार है या नहीं है, क्योंकि बाजार ज़्यादा होगा तो जल्दी खनन क्रिया के दौरान उनको बाजार तक पहुंचाया जाता है। जो आवश्यक होती हैं वस्तुएं उनसे उनका निर्माण किया जा सकता है, जैसे लोहा हो, तांबा हो, इनकी उपयोगिता बढ़ती है। दूसरा देखिए मानवीय दशाएं, यानी मानव का क्या है इसमें। मानवीय दशाओं के अंतर्गत खनिज की मांग यानी उस क्षेत्र में खनिज की मांग कितनी है, यातायात की सुविधा यानी परिवहन की सुविधा है नहीं, पूंजी कितनी है, कम है ज़्यादा है, उस क्षेत्र में लगाई जा सकती है। श्रमिक कितनी है, तकनीकी विकास का स्तर यानी तकनीकी जो विकास उसका विकास हुआ है नहीं हुआ है। सरकारी नीतियाँ यानी सरकार की जो नीतियाँ हैं वो भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो ये क्या है, मानवीय दशाएं, यानी मानवीय दशाओं के अंतर्गत खनिजों की जो मांग है, यातायात की सुविधा है यानी यातायात की सुविधा बड़ी कम है या ज़्यादा, परिवहन की नहीं है, पूंजी है या नहीं है उन क्षेत्र में लगाई जा सकती है, श्रमिक हैं, तकनीकी विकास हुआ है नहीं हुआ है, जो तकनीकी विकास का स्तर है, सरकारी जो नीतियाँ हैं आदि क्या करती हैं, प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। सरकार भी जो खनन कार्य होते हैं उसके लिए किस प्रकार नीतियाँ बनाती है, लागू करती है। तो ये है खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, एक प्राकृतिक दशाएं और एक मानवीय दशाएं। याद करना, 2 नंबर का प्रश्न आता है कि खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब लास्ट अपने पाठ का खनिजों की विशेषताएं। प्रश्न तो नहीं आता लेकिन 2 विशेषताएं देख लेना, बहुत बार अपन ने पढ़ी, 10वीं क्लास में भी आती है कि पृथ्वी पर इनका वितरण क्या है, असमान है, समान नहीं, कहीं पर खनिज ज़्यादा है कहीं पर कम है। दूसरा देखें, अधिकांश खनिज निश्चित और अनवीकरणीय होते हैं, यानी बहुत सारे खनिज देखें पृथ्वी के भूगर्भ में निश्चित मात्रा में होते हैं, वह अनवीकरणीय होते हैं, यानी अनवीकरणीय एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा उनको उपयोग में न लिया जा सके। निरंतर खनन द्वारा खाने दिन प्रतिदिन खर्चीली और अनार्थिक हो रही हैं, यानी लगातार खनन कार्य किया जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो खर्चा बढ़ता जा रहा है। अनार्थिक यानी इनका जो आर्थिक महत्व है वो क्या हो रहा है, घट रहा है या कम हो रहा है। कोई भी देश खनिजों के उत्पादन पर आत्मनिर्भर नहीं है, यानी कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है पूर्णतः। देखें कि खनिज संपूर्ण रूप से उसमें देश में पाए जाते हों, सभी देश क्या एक दूसरे पर निर्भर है, कुछ का आयात करना पड़ता है, कुछ का क्या करना पड़ता है, निर्यात करना पड़ता है। तो ये है खनिजों की विशेषताएं। दोबारा से देखिए, 2 विशेषताएं कम से कम याद करनी कि पृथ्वी पर देखें इनका वितरण असमान यानी समान नहीं। दूसरा देखें, अधिकांश खनिज निश्चित व अनवीकरणीय होते हैं, यानी ज़्यादातर खनिज देखें निश्चित मात्रा में, अनवीकरणीय क्या होते हैं, दोबारा से इनको उपयोग में या प्रयोग में न लिया जा सके। निरंतर खनन द्वारा देखें दिन प्रतिदिन खर्चीले और अनार्थिक हो रहे हैं, इन लगातार खनन कार्य किया जा रहा है तो दिन प्रतिदिन देखिए वो खर्चीले हो रहे हैं, अनार्थिक हो रहे हैं। अनार्थिक क्या होता है, इनका जो महत्व है वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कोई भी देश खनिजों के उत्पादन पर क्या है, आत्मनिर्भर नहीं, यानी कोई भी देश देखें तो खनिजों के उत्पादन पर देखें तो आत्मनिर्भर नहीं है, यानी स्वयं पर निर्भर नहीं है, कुछ दूसरे देशों से आयात करने पड़ते हैं, कुछ क्या करता है, निर्यात करता है। तो ये थी खनिजों की विशेषताएं। तो इसी के साथ अपना जो 8वां पाठ है प्राथमिक व्यवसाय, वो क्या होता है, पूरा होता है। यानी अपने सभी प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण पढ़े इसमें, कृषि करना है, आखेट संग्रहण है, मछली पालन है, पशुपालन है, खनन है, ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। तो बड़े प्रश्न में याद करने, एक तो पशुचारण वाला, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण की तुलना क्रियाविधि और क्षेत्र के आधार पर, एक जीवन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलना याद करनी, इनकी विशेषताएं। बाकी छोटे प्रश्न में याद करनी है, फिजेंडा, स्थानांतरित कृषि किन किन नामों से जानते हैं, या विश्व में पशुचारण के जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम, ट्रैक कृषि क्या है, बागाती कृषि की विशेषताएं, डेयरी कृषि की विशेषताएं। तो इनमें भी कोई छोटा प्रश्न आ सकता है, 2 नंबर का अंतर करना, डेयरी कृषि है, ट्रैक कृषि है या बागाती कृषि, क्या लिखी, विशेषताएं लिखी। तो ये अपना 8वां जो पाठ है प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, पूरा होता है। प्राथमिक व्यवसाय के जितने भी उदाहरण थे उनको अपन ने विस्तार से किया है, पढ़ा है। और इसमें जीवन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण है, इनकी विशेषताएं बहुत अच्छे से याद करने, इनके क्षेत्र और विशेषताएं, कम से कम 5 5 6 6 विशेषताएं और इनके क्षेत्र। बाकी छोटे प्रश्न में तो देखनी, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, किन किन क्षेत्रों में की जाती है, अलग अलग नाम, डेयरी कृषि है,
और ट्रक कृषि में अंतर, ट्रक कृषि की शुरुआत कहाँ हुई थी, फेजेंडा किसे कहते हैं, या जो आज अपन ने पढ़ा है उसमें खनन कार्य के प्रभावित करने वाले दो कारक देखने, बस प्राकृतिक दशाएं और मानवीय दशाएं, या खनिजों की दो विशेषताएं देख लेना। बाकी खनिजों का वर्गीकरण दे रखा है जो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज। यानी धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु की मात्रा होती है, जैसे लोहे वाले, और एक अलोहे वाले होते हैं। अधात्विक जिसमें नहीं पाई जाती, जैसे चूना, पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट ही होते हैं। और ईंधन खनिज कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वगैरह हैं, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं 10वीं क्लास में। तो इसी के साथ अपना पाठ क्या होता है, पूरा होता है, प्राथमिक व्यवसाय।